जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की परीक्षा के लिए पूरे 100 सवालों को हम लोग देखेंगे और इन 100 सवालों में साथियों इतिहास के, भूगोल के, संविधान के क्वेश्चंस होंगे और अर्थशास्त्र, विज्ञान, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर 2025-26 के क्वेश्चंस होंगे। तो आप एक ऐसी क्लास देखना चाहते हैं जिसमें साथियों ये सारे विषय अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखें साथियों एक मात्र वीडियो के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में साथियों आपका स्वागत है। मैं कहूंगा ये वीडियो साथियों परीक्षा के अंतिम दिनों में बनाई गई है और अंतिम समय में ही साथियों इस वीडियो को देख लीजिए। अपनी परीक्षा हॉल में एंट्री करने से पहले पहले अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इन सवालों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि पेपर आपका जरूर क्रैक हो जाएगा, जरूर पास हो जाएगा। चलिए तो साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल आसान सा सवाल है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी का आंसर साथियों चाणक्य है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन है, मुझे बताइए। तो आपका जवाब यहां पर बाणभट्ट होना चाहिए। हर्षचरित के लेखक कौन थे साथियों? बाणभट्ट थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको इस सवाल में कंफ्यूजन है तो आपके रिवीजन की कमी है। और ये समझ लीजिए, टारगेट सिलेक्शन से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका रिवीजन भी होता रहता है और नए क्वेश्चंस की तैयारी भी होती रहती है। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था साथियों? तो गुरु अंगद की अगर बात करते, गुरु अंगद जी ही गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए तानसेन की अगर बात करें, राग मियां की मल्हार के रचयिता तानसेन ही थे। खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही साथियों खालसा की स्थापना की गई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था? महावीर स्वामी का नाम पता क्या था साथियों? ज्ञान प्राप्ति से पहले वर्धमान था, इनको वर्धमान कहा जाता था। अगला देखिए साथियों, इनमें से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो मैं कहूंगा जो तुकाराम थे ना, तुकाराम, ये कहां के थे? ये संत महाराष्ट्र के थे। उसके बाद देखिए, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश से है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध। उसके बाद देखिए, फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? तो ये कहां प्रचलित है? मैं कहूंगा साथियों ये हरियाणा में प्रचलित है। तो हरियाणा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, गरबा लोक नृत्य कला शैली ये कहां प्रचलित है? तो गा से गरबा और गा से गुजरात, ये कहां की लोक कला नृत्य शैली है? मैं कहूंगा ये गुजरात की है। उसके बाद देखिए, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो तमाशा की अगर बात करते हैं, ये साथियों महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आपके ऐसे ही सवाल साथियों पूछे जाएंगे, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। मुगल काल में मंसूर था, कौन था? एक महान कवि था, नहीं वास्तुकार था, नहीं। मुगल काल में मंसूर जो थे ना, ये एक चित्रकार थे, उस समय में एक महान चित्रकार थे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी ये किस शैली पर आधारित है? तो ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं बेहद आसानी के साथ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध साथियों किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। यह परीक्षा में डायरेक्ट डिक्टो आएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था साथियों? वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ही अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। साथियों, अगर आप अपने यूपी होमगार्ड के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए साथियों आपके लिए 15 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। अंतिम समय है, देखिए अंतिम समय में यह तैयार किया गया है। तो यह परीक्षा वाला कंटेंट है। इसमें आपको जीके जीएस के 100 क्वेश्चन के पूरे 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। मेरा मानना है कि इसमें से साथियों 70% तक पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो जो 25, 26, 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा है साथियों, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए समय आपके पास बहुत कम है, तो सिर्फ वही चीजें पढ़िए जो परीक्षा वाली चीजें हैं, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। तो 45 रुपए साथियों मैंने इसका सिर्फ प्राइस रखा है, नहीं 100, 200, 300, सिर्फ 45 रुपए में अगर आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको साथियों यहीं पर भेज दी जाएंगी। इस पीडीएफ को अपने एग्जाम से पहले पहले एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा। आपका साथियों ये एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा।
गदर आंदोलन के नेता कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे साथियों, हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल ही गदर आंदोलन के नेता थे। उसके बाद देखिए सन 1818 में किस स्थान पर सबसे पहले सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी? तो मैं कहूंगा 1858 में सबसे पहले कोलकाता में सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई थी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों, कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का नेपा नगर पता, कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए वर्ष 1906 में भारत में फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो मैं कहूंगा तमिलनाडु के रानीपेट में ही फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1906 में। अगला देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, ये कहां पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है साथियों। जो गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड है ना, ये कंपनी, ये कोलकाता में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो मैं कहूंगा कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य कच्चे रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व की अगर बात करते हैं, विश्व में सातों 7वें नंबर पर है ना। अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पर कौन सा देश है? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत का है, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए मान लीजिए पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 100% है। तो पता साथियों विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का है? सिर्फ भारत को साथियों, सिर्फ भारत को 2.43% मिला है। मैं कहूंगा लगभग 2.5%। लेकिन ये देखिए पता जनसंख्या कितनी, जनसंख्या लगभग 17.7% के आसपास है। यानी कि अगर पूरे विश्व में जनसंख्या 100% है तो भारत को जनसंख्या कितनी मिली है साथियों? 17.7% है। मतलब सिर्फ जमीनी स्तर की अगर बात करते, एरिया सिर्फ 2.5% और उसमें जनसंख्या आबादी कितनी ज्यादा? 17% है ना। तो कुल मिला के ये दोनों चीजें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो मैं कहूंगा गुजरात की अगर बात करते हैं साथियों, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु को साथियों इंदिरा कॉल कहा जाता है। इंदिरा कॉल आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई कभी भी अगर आपसे पूछे तो 15,200 किलोमीटर आपको बता देना है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? तो अगर बात करते हैं साथियों 3214 किलोमीटर की, तो मैं कहूंगा भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है ना, ये कुल मिला के 3214 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो मैं कहूंगा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? तो मैं कहूंगा कुल 7 देशों से लगी हुई है भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो डुरंड लाइन की अगर बात करते हैं ये भारत और अफगानिस्तान देश के बीच है, इसलिए सही जवाब आपका सी हो जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा साथियों भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहां से गुजरती है? तो ये साथियों त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है पृथ्वी की चुंबकीय रेखा। उसके बाद देखिए पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो मैं कहूंगा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि, आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए तिरुपति मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति मंदिर की अगर बात करते हैं ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए सही जवाब अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। दिलवाड़ा मंदिर की अगर बात करें ये कहां पर है? तो ये माउंट आबू में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। फटाफट साथों हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बहुत तेजी के साथ साथों ये सवाल आप लोग देखते जाइए, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते जाइए। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें रग्बी होना चाहिए, है ना। रग्बी फुटबॉल की अगर बात करें तो आपको याद रखना है रग्बी फुटबॉल ही स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। उसके बाद देखिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो बुल फाइटिंग है। बुल फाइटिंग ही स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाया जाता है, यानी कि किसको, मैं कहूंगा साथियों किसको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो शोएब अख्तर की अगर बात करें इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों शेन वॉर्न ही क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हैं, शेन वॉर्न।
बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है साथियों। बनिहाल दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। मान, नीति, लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये साथियों उत्तराखंड में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, नाथुला और जेलेपाला दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? सिक्किम में स्थित है। मैं कहूंगा बिल्कुल नाथुला दर्रा और जेलेपाला दर्रा ये कहां पर है? ये सिक्किम में ही स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ था? तो किससे हुआ था ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो प्रवाल निर्मित से हुआ था, यानी कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण जो हुआ था ये प्रवाल निर्मित से हुआ था। ये आपको साथों याद रखना है। उसके बाद देखिए, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा। उसके बाद देखिए साथियों, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल में तो इनको काल वैशाखी कहा जाता है ना। ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं हैं ना, इनको बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए, ह्यूमरस अस्थि ये कहां पर पाई जाती है? तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है क्या? पैर की हड्डी या संधरी होती है या ठोस होती है? मैं कहूंगा संधरी होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में स्थित है, यह भारत के किस राज्य में है? तो ये तो साथियों मणिपुर में है ना। कहां पर है लोकटक झील? एक तरीके से अगर बात करते, केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में स्थित है, ये भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर में ही स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ही कहलाई जाती है। कोलेरू झील ये कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आपके सवाल का जवाब हो जाता है। कोलेरू झील कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। पोटाश की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है पोटाश की। इसमें पोटाश ज्यादा होता है, बहुलता पाई जाती है साथियों इसकी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो काली मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी काली मिट्टी ही मानी जाती है। उसके बाद देखिए, इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटराइट मिट्टी इलायची और काजू की खेती के लिए बढ़िया मानी जाती है। उसके बाद देखिए, कौन सा राज्य केसर की खेती के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए जाना जाता है, मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर जाना जाता है। इसलिए सही जवाब, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए का चयन किया तो बिल्कुल करेक्ट दिया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सातों कब हुई थी? तो 1966-67 में ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से मैं कहूंगा साथियों नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? तो कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है साथियों? ताप्ती नदी की अगर बात करते हैं तो ये एस्चुअरी बनाती है। आंसर आपका डी होगा। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो मैं कहूंगा ये किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपसे कुल मिला के इतनी सी बात पूछी जा रही है साथियों, बता दीजिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? चलिए, तो क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है साथियों? तो आपको यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए ये सारी की सारी नदियां यमुना नदी की सहायक नदी हैं। आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल सही चयन किया है। कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? तो गंडक नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। उसके बाद देखिए, भारत की मीठे पानी की झील यानी कि वूलर झील ये किस राज्य में स्थित है? तो वूलर झील तो भाई साहब कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। क्या वूलर झील की अगर बात करते हैं ये कहां पर है साथियों? ये जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। बगलिहार परियोजना ये किस नदी पर है? तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। चिनाब आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, तालाब द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तो तालाब की अगर बात करें ना, तालाब के मदद से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना तो झेलम नदी पर स्थित है साथियों, तुलबुल परियोजना। उसके बाद देखिए, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो माता टीला परियोजना आपकी ये बेतवा नदी पर जितने, क्योंकि 1 से 2 सवाल और मैं कहूंगा 100 सवाल यहां पर आ रहे हैं, तो 3 से 4 सवाल तक साथियों नदियों के संबंध में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है, ये बात आपको यहां पर कुल मिला के बताना है। फटाफट आप लोग आंसर यहां पर मुझे बता दीजिए। तो 14 सितंबर होना चाहिए साथियों, 14 सितंबर को ही हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए रिपीट हो गया 14 सितंबर यहां पर आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही तो मनाया जाता है। ये समझ लीजिए साथियों 3 से 4 सवाल आपके दिवस से भी पूछे जाएंगे, है ना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक ऑप्शन डाल लेंगे यहाँ पर, मैं कहूंगा 28 फरवरी आपका जवाब होना चाहिए, यानी कि 28 फरवरी को ही साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो खेल दिवस की अगर बात करें तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। कुछ चीजें टाइप नहीं हो पाती है, टाइप गलत वगैरह हो गया है, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, मैं आपको बताता रहूंगा, गलत कुछ नहीं होने दूंगा। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, किसको नहीं रखा जाता है, नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है, तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में उपस्थित रहती है, तो ओजोन परत तो साथियों ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर, समताप मंडल में पाई जाती है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में है साथियों। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें कहां पर है, तो राजस्थान में है। नल सरोवर पक्षी उद्यान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए नल सरोवर पक्षी उद्यान का संबंध गुजरात से है, तो गुजरात आपके सवाल का जवाब हो जाता है। तादोवा बाघ संरक्षण स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। क्या तादोवा बाघ संरक्षण स्थल पता कहां पर है साथियों, महाराष्ट्र में है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए वर्तमान में किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखिए किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तो आपका जवाब यहां पर स्टॉकहोम होना चाहिए। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला देखिए साथियों भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व जो है ना वो केरल में है, तो केरल आपका जवाब हो जाता है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। मैं कहूंगा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है कुल लंबाई की दृष्टि से सड़कों के मामले में। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो मैं कहूंगा 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी, तो आपका जवाब साथियों 1973 हो जाएगा। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए किस वर्ष, मैं कहूंगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था, तो आपका जवाब साथियों पुर्तगाली हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था, बंबई में, गोवा में, कालीकट में, मैं कहूंगा साथियों कालीकट में उतरा था, कालीकट आपका जवाब हो जाता है। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों छोटी अंतड़ी आपका यहां पर जवाब हो जाएगा, बात आपको मालूम होना चाहिए। टाइलिन एंजाइम का संबंध है, तो किससे है साथियों, लार से इसका संबंध है ना। टाइलिन एंजाइम की अगर बात करते हैं साथियों लार से इसका संबंध होता है, लेकिन लार यहां पर ऑप्शन में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, तो लार आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पेट में स्थित रस में मुख्य रूप से क्या होता है, गंधक अम्ल होता है, नाइट्रिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बिल्कुल सही जवाब साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे पेट में स्थित रस में।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है। तो अगर दूषित जल का सेवन कर लोगे तो हैजा नामक रोग हो सकता है, हो जाता है। उसके बाद देखिए ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंखें जो है ना, ये ट्रैकोमा द्वारा ही साथियों प्रभावित होती हैं। आंसर आपका सही है। बीसीसी की अगर बात करते हैं, टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए बीसीजी होना चाहिए साथियों यहाँ पर, है ना। बीसीजी का टीका जो है ना, ये मैं कहूँगा ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है साथियों, इसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। यानी किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए। उसके बाद देखिए बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। अगला देखिए पंचमहल किस में स्थित है, तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो आप लोगों को पता है हुमायूं की बात चल रही है। उसके बाद देखिए किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो इस सवाल का जवाब साथियों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या इस सवाल का जवाब हो सकता है। तो ये थे साथियों पूरे के पूरे 100 सवाल। कैसे लगे आपको ये 100 सवाल, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों आपके लिए यहाँ पर 10 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। अगर आपने अभी तक इस 10 मॉडल पेपर को नहीं लिया है तो इन सारे के सारे मॉडल पेपर को आप लोग ले लीजिएगा। एक मॉडल पेपर में साथियों 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अलावा हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका राइट आंसर लिखा हुआ है और पूरा सॉल्यूशन है, यानी कि उस सवाल से संबंधित जो कुछ सवाल बन सकते हैं वो भी उस क्वेश्चन के नीचे है। अच्छा 10 मॉडल पेपर ये और कुछ जीके जीएस की पीडीएफ आपको दी जा रही हैं और कुछ साथियों करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ को ले लीजिएगा। ऑल क्लासेस का लिंक है, उनको भी साथियों आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।